Assalamu alaikum everyone, welcome back to learn environmental science. I hope you are all doing well. आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जो कि आज के टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है. सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, लाइक क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर साल गर्मी जो है वो पहले से ज़्यादा होती जा रही है. हीट वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रही हैं, फ्लड्स और ड्रॉट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं और रेनफॉल का पैटर्न भी जो है वो चेंज हो चुका है. अगर ये सब सिर्फ 1-2 साल का वेदर चेंज नहीं है तो फिर ये क्या है? सो द आंसर इज़ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज सिर्फ साइंटिस्ट या गवर्नमेंट्स का इशू नहीं है, ये हम सब की डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ को, हमारी एग्रीकल्चर, इकॉनमी, बायोडाइवर्सिटी और फ्यूचर जनरेशन सब के सब इससे जो है वो इम्पेक्ट हो रहे हैं. आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, कॉजेज़ क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो शामिल है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में क्या डिफरेंस है, इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान पे इस पे क्या इम्पैक्ट हैं और ओवरऑल द वर्ल्ड इसके क्या इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसकी मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं और हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करके हम इसको रोक सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है. व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म changes in the earth's average temperature, rainfall, wind patterns and other climatic conditions over several decades or longer. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो क्लाइमेट चेंज मीन्स लॉन्ग टर्म changes in Earth's climate caused by natural processes and human activities. यानी अगर किसी एरिया का टेम्परेचर, किसी एरिया का रेनफॉल या वेदर पैटर्न सिर्फ कुछ दिनों के लिए चेंज हो तो उसे हम क्लाइमेट चेंज नहीं कह सकते, लेकिन ये चेंज अगर 30 इयर्स का या फिर उससे ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू रहे तो उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं. इसलिए क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ना कि डेली वेदर चेंज का. ठीक है, अब आगे हम वेदर और क्लाइमेट को समझते हैं. वेदर वर्सेस क्लाइमेट. ठीक है,
स्टूडेंट्स अक्सर वेदर और क्लाइमेट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर एटमॉस्फेयर की जो है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन को हम बोलते हैं, ठीक है। लाइक आज बारिश हो रही है, आज टेम्परेचर आज का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आज की जो विंड है, जो हवा है, वो तेज़ चल रही है। तो ये सब के सब जो हैं ये वेदर हैं। जबकि क्लाइमेट किसी रीजन का वेदर का लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न जो है वो कहलाता है, और जो आमतौर पर 30 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा के डेटा पर बेस्ड होता है। लॉन्ग टर्म, ठीक है, 30 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा का जो डेटा है उस पर बेस होती है। लाइक पाकिस्तान का क्लाइमेट जनरली हॉट एंड ड्राई माना जाता है। तो याद रखिए वेदर चेंजेस जो है वो एवरीडे चेंज होता है, बट क्लाइमेट चेंज जो है ये ओवर डिकेड्स जाके चेंज होता है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज होती क्यों है। साइंटिस्ट ने क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमारे पास जो पहली कैटेगरी है वो है कुछ नेचुरल कॉजेज़, ठीक हो गया, और कुछ जो हैं वो हमारे कहलाते हैं ह्यूमन कॉजेज़। अगर हम बात करें नेचुरल कॉजेज़ की, तो नेचुरल कॉजेज़ वो हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। इसमें शामिल है वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक हो गया, इसमें शामिल है चेंजेस इन सोलर रेडिएशन, इसके अलावा ओशन करंट्स, अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस, ये फैक्टर्स क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन करंट क्लाइमेट चेंज के का मेजर रीज़न जो है वो ये नहीं है। अगर हम बात करें ह्यूमन कॉजेज़ की, जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ भी कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, जो कि ह्यूमन मेड है, उसमें आते हैं बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इसके अलावा इसमें आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, रैपिड अर्बनाइजेशन, इसके अलावा इसमें आ जाते हैं पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ में आती हैं, जो कि ह्यूमन मेड हैं। तो जब हम कोल, ऑयल और नेचुरल गैस बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं। ये गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। इसी प्रोसेस को हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक मेजर ड्राइवर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, तो आगे हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। आज हम ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इमेजिन कीजिए कि अर्थ एक ग्रीन हाउस की तरह है, ठीक है। सन की रेज़ अर्थ तक पहुंचती हैं और अर्थ को जो है वो वार्म करती हैं। दिस इज़ आवर सन और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। सन की रेज़ अर्थ तक पहुंचती हैं और अर्थ को वार्म करती हैं। उसके बाद अर्थ का इस हीट का कुछ इस हिस्सा जो है वो वापस स्पेस में भेजती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसेस जो हैं इसको ट्रैप कर लेती हैं।
ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो तकरीबन -18 डिग्री सेल्सियस होता और लाइफ का एग्जिस्ट करना उस टाइम पे बिल्कुल या फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स लाइफ के लिए ज़रूरी है। मसला तब पैदा होता है कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए उसे हम कहते हैं इन्हांस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये एक्स्ट्रा हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करता है और अर्थ को कॉन्टीन्यूसली वार्म करता रहता है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर जो है वो जाके क्लाइमेट चेंज जो है वो होती है। आगे आगे हम बढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस इफ़ेक्ट में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, और सबसे पहले इसमें गैस की अगर हम बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से ये गैस जो है वो निकलती है, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास व्हीकल्स। ठीक है, ये व्हीकल से निकलती है, ये निकलती है इंडस्ट्रीज से, ये निकलती है कोल बर्निंग से, ये निकलती है ऑयल, नेचुरल गैस, डिफॉरेस्टेशन करने से। CO2 ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। सेकंड गैस है हमारे पास मीथेन, विच इज़ क्वाइट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्मफुल गैस। इसका फार्मूला है CH4। ठीक है, मीथेन एटमॉस्फेयर में कम क्वांटिटी में होती है लेकिन ये CO2 से ज़्यादा हीट को जो है वो अपने अंदर ट्रैप करती है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं उसमें आ जाती है लाइफ स्टॉक, राइस फील्ड्स, लैंडफिल्स, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, इसके अलावा अगली हम गैस की बात करें वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी फुल फॉर्म है N2O। इसके मेन सोर्सेज हैं फर्टिलाइज़र्स, इसके अलावा ये निकलती है एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से। ठीक हो गया। चौथी और आखिरी हमारे पास है फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है, ये गैसेस जो है ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर से, हमारे जितने भी घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वहाँ से निकलती है, जो एयर कंडीशनर्स हैं और भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से रिलीज़ होती है। इनकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग वर्सेस क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अक्सर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो सेम चीज़ हैं। सो द आंसर इज़ नो, ये दोनों रिलेटेड हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द Earth's average temperature due to the excessive accumulation of greenhouse gases in the एटमॉस्फेयर। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं
तो जब ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ की हीट को ज़्यादा ट्रैप करती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज जो है ये सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ का काम नहीं है, इसमें शामिल है राइजिंग टेम्परेचर, ठीक हो गया। इसमें शामिल है चेंजेस रेनफॉल पैटर्न, इसके अलावा इसमें शामिल है फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, सी लेवल राइज, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स और इसमें शामिल है ग्लेशियर मेल्टिंग। So remember this line कि global warming is one part of climate change while climate change is a broader phenomenon। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से एविडेंस हैं, क्या क्या सबूत हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्लाइमेट जो है वो वाकई चेंज हो रहा है। एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वो है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। पहले सेंचुरी के मुकाबले में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 1.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ये इंक्रीज़ जो है ये आपको छोटा लगता है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। सेकंड वन इज़ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ठीक है। वर्ल्ड के ग्लेशियर्स जो हैं वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई है। इससे फ्यूचर में वाटर शॉर्टेज का रिस्क जो है वो भी बढ़ सकता है। थर्ड वन है राइजिंग सी लेवल, ठीक है। तो जब ग्लेशियर्स और पोलर आइस मेल्ट होती है तो ओशंस का वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। सी लेवल राइज कोस्टल सिटीज़ के लिए एक सीरियस थ्रेट है। चौथा, मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स। हमें मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स जो है वो देखने को मिलती हैं। हर साल एक्सट्रीम हीट के रिकॉर्ड जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। हीट वेव्स की ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी दोनों के दोनों जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिफ्थ वन इज़ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ठीक है। कहीं एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है और कहीं पे स्वेयर ड्रॉट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो ये चेंजिंग क्लाइमेट का क्लियर एविडेंस है। सिक्स्थ वन इज़ चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कई स्पीशीज़ अपना हैबिटेट लूज़ कर रही हैं, कुछ स्पीशीज़ माइग्रेट कर रही हैं और कुछ इंडेंजर्ड होती जा रही हैं, जबकि कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये बेसिकली एविडेंस हैं क्लाइमेट चेंज के, जो कि हर साल हमें देखने को मिल रहे हैं, पहले से ज़्यादा एक्सट्रीम और वर्स फॉर्म में। आगे हम करंट अफेयर अगर देखें, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज़ में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान का ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हिस्सा कंपैरेटिवली कम है बाकी डेवलप कंट्रीज से, लेकिन पाकिस्तान को इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फेस करने पड़ रहे हैं मेजर इश्यूज, जिसमें आ जाती है हीट वेव्स, जिसमें आ जाते हैं फ्लड्स, ड्रॉट्स, ग्लेशियर मेल्टिंग, वाटर स्कार्सिटी, डिज़र्टिफिकेशन और क्रॉप फेलियर्स। 2022 के पाकिस्तान के फ्लड का बात करें हम लोग तो 2022 के फ्लड पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो है वो डिवास्टेटिंग फ्लड में से एक थे, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए, ठीक है। हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए, जिसमें क्रॉप्स डैमेज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गए। ये इवेंट हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ फ्यूचर का इशू नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलिटी है। आगे हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये ह्यूमन हेल्थ को, हमारी इकॉनमी को, हमारी सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हम इसके इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की बात करें
इफ़ेक्ट्स, तो इसमें आ जाती है ग्लेशियर मेल्टिंग, उसमें आ जाती है सी लेवल का राइज हो जाना, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाना, डिज़र्टिफिकेशन। इसके अलावा उसमें आ जाती है ओशन वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, फॉरेस्ट फायर्स और इकोसिस्टम इम्बैलेंस। ये तमाम के तमाम जो हैं ये हमें इन्वामेंटल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सेकंड वन अगर हम बात करें हेल्थ इफ़ेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलती है हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, रिस्पायरेटरी डिजीज़। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है माल न्यूट्रिशन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, मेंटल स्ट्रेस, चिल्ड्रन, एल्डरी पीपल और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं सबसे ज़्यादा जो है वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। थर्ड वन हम बात करें इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चरल लॉसेस इंक्रीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है, नेचुरल इकोनॉमी जो है वो इसमें इफ़ेक्ट होती है। क्या हमने पढ़ा? एग्रीकल्चर लॉसेस इंक्रीज़ होती है, इसमें हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इसके अलावा हमने पढ़ा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है और नेशनल इकोनॉमी इफ़ेक्ट होती है। लास्ट वन हम बात करते हैं सोशल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज सोशल प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ करता है। सबसे पहला उसमें आ जाता है फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी, पॉवर्टी, माइग्रेशन और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को सिर्फ इन्वामेंटल इशू नहीं बल्कि डेवलपमेंट इशू भी कहा जाता है। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स कौन कौन सी हैं टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल एफर्ट्स, ठीक है। क्या सिर्फ एक कंट्री क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकती है? सो द आंसर इज़ नो। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, इसलिए दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को इस पे मिलकर काम करना होगा। इसी पर्पज़ के लिए कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। UNFCCC की फुल फॉर्म लिखती हूँ मैं यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये कन्वेंशन 1992 में जो है वो अडॉप्ट की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level
that prevents dangerous human interference with the climate system। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ तो इस एग्रीमेंट का मकसद था कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो मिलकर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करें। सेकंड एग्रीमेंट था विच इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, विच इज़ क्वाइट अ वेरी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट। ठीक है, यूएनएफसीसी के बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया। ये पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट में डेवलप कंट्रीज़ को ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई थी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए रूल्स जो हैं वो इसमें डिफरेंट थे। थर्ड वन इज़ पेरिस एग्रीमेंट। अब बात करते हैं सबसे, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल के बाद। इसको 2015 में जो है वो अडॉप्ट किया गया और आज ये क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट में जो है वो शामिल है। इसका जो मेन गोल था वो था ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिटेड करने की कोशिश करना। हर कंट्री अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सबमिट करती है हर साल, जिसमें बताया जाता है कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है। आगे हम बात करते हैं मिटिगेशन वर्सेस अडेप्टेशन। ये CSS और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अक्सर दोनों टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं। मिटिगेशन मीन्स टेकिंग एक्शंस to reduce or prevent greenhouse gas emissions। सिंपल वर्ड्स में हम क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अडॉप्ट करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी को, हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, हम विंड एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं, ट्री की प्लांटेशन वगैरह करते हैं। इसके अलावा हम स्विच करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसमें प्रमोट करते हैं और रिसाइकलिंग वगैरह जो है वो इसमें करते हैं। मिटिगेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टॉप क्लाइमेट चेंज फ्रॉम बिकमिंग वर्स। अब आगे हम बात करें अडेप्टेशन मीन्स adjusting ourselves to the impacts of क्लाइमेट चेंज। सिंपल वर्ड्स में क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो रही है, अब हम उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले तो हमें फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करवानी चाहिए, हमें वाटर को कंज़र्व करना चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। बेटर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो मिटिगेशन कॉजेज़ को रिड्यूस करती है, अडेप्टेशन इम्पैक्ट्स को मैनेज करती है। आगे हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। अगर क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू करती रही तो फूड इनसिक्योरिटी इफ़ेक्ट होगी, वाटर स्कार्सिटी इंक्रीज़ होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजली लिंक्ड हैं। क्लाइमेट चेंज और SDGs की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने तकरीबन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो बनाए थे। क्लाइमेट चेंज इसमें से एक गोल को इफ़ेक्ट करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है SDG 13 विच इज़ क्लाइमेट एक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज का रिलेशन इन SDG से भी है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो SDG 6 है, ठीक है, वो है क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 14 है हमारे पास लाइफ बिलो वाटर और SDG 15 है लाइफ ऑन लैंड।
ठीक है। ये तमाम SDGs या जो भी क्लाइमेट है वो इन तमाम SDGs को इफ़ेक्ट करती है। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान क्लाइमेट इनिशिएटिव। पाकिस्तान ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं क्लाइमेट के लिए। पाकिस्तान क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, ठीक है। पाकिस्तान के एफ़र्ट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कई इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स स्टार्ट की, एक्सपेंशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए गए, ग्लेशियर मॉनिटरिंग की गई, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है वो बनाई गई, और लिविंग इंडेक्स इनिशिएटिव। ये तमाम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से डील करने में हेल्प कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस क्लाइमेट। हम क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, हर सिटीज़न अपना इसमें रोल प्ले कर सकता है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की पे बात करें, ठीक है, हम वी कैन प्लांट मोर ट्रीज़। हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, हम पानी को सेव कर सकते हैं, हम LED बल्ब्स को यूज़ कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक का यूजेज अपनी डेली बेसिस पे। इसके अलावा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मूव कर सकते हैं, हम वॉक या फिर साइकिल यूज़ कर सकते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। इसके अलावा हम वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, हम फूड वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं, और हम सपोर्ट कर सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जी को। तो याद रखिए एवरी स्मॉल एक्शन बेसिकली मैटर्स। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल पर। गवर्नमेंट लेवल पर किस तरह से क्लाइमेट चेंज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया। गवर्नमेंट को जो है, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो प्रमोट करें रीन्यूएबल एनर्जी को, इम्प्रूव करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, रिड्यूस करें फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। इसके अलावा दे हैव टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इन्फोर्स करें इन्वामेंटल लॉज, इंक्रीज़ करें क्लाइमेट अवेयरनेस, और इन्वेस्ट करें क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक हो गया। अगर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज़ नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर, इट इज़ बेसिकली हैपनिंग राइट नाउ। हर साल हम हीट वेव्स, हर साल हम फ्लड्स, हम ग्लेशियर मेल्टिंग, हम वाटर शॉर्टेजेस, इसके अलावा हम बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इम्पैक्ट्स जो हैं वो देख रहे हैं। और अगर हम सब ने एक्शन ना लिया तो फ्यूचर जनरेशन को बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज़ और सिटीजन्स मिलकर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें तो हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर इंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लाइक देयर इज़ नो प्लानट बी, so protecting our climate is protecting our future. Thank you so much for watching this lecture। और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी वर्ड की फॉर्म में। आप वहाँ से जाके डिटेल से इस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स भी निकलवा लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।